छोटे कार्यकर्ता भारतीय बीजेपी बीजेपी तो लगातार ये कह रही है कि उनके 2 साल का कार्यकाल, भागीरथ जैसी मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि जो योजना है पानी को लेकर, यमुना का पानी और ईआरसीपी जो पूरे राजस्थान का इलाका उसमें लेकर आ रहे हैं, वो उसके हम जो उन्होंने बड़े प्रचार प्रसार भी किया है, अलग अलग तरीके से मुलाकातों को लेकर भी, और लंबा प्रचार प्रसार किया कि 2.5 साल का जो हमारा जो 2 साल का कार्यकाल है वो पिछली सरकार से तो हमने इतना कर दिया जो कभी किसी सरकार ने किया ही नहीं। आपने एक शब्द प्रयोग किया है, प्रचार किया है। हमने कर दिया का प्रचार किया है, हमने किया का जमीन पर क्या किया? ईआरसीपी का कितना काम हुआ है? गहलोत के जमाने में जो बजट एलोकेट किया गया था वो अभी पूरा खर्च होने की स्थिति में आया है। और यमुना के पानी की जहां तक बात है, बैनर होर्डिंग पोस्टर तो हमने भी लगाए कि भजन लाल भागीरथ है। भागीरथ तो गंगा लेकर आए थे, भागीरथ जो कलयुग के भागीरथ भजन लाल है वो यमुना लेकर आएंगे। और राजस्थान में झुंझुनू सीकर चूरू में यमुना के पानी आने की संभावना इन्होंने पहले बजट से लेकर अब तक लगातार चर्चाएं की हैं। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी नहीं बनी है। हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का काम बहुत मुश्किल है, वहां के जमीन के कानून और राजस्थान के कानून में भी अंतर है। और अभी तो राजस्थान में अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, लाइन किधर से आएगी, कौन से तरीके से आएगी, केवल कुछ चीजों का सीमा ज्ञान कराया गया है, धरातल पर कुछ शुरू नहीं हुआ है। और जब तक धरातल पर शुरू नहीं होता तब तक 94 के समझौते में और भजन लाल जी के अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा के मुख्यमंत्री को डरा कर धमका कर साथ बैठा कर किए गए साइन में जनता क्या अंतर अनुभव करे, जनता खुद चुनाव में बताएगी। अच्छा, यूजीसी को लेकर भी बड़ा प्रदर्शन राजस्थान में हुआ, जयपुर में हुआ, लाठीचार्ज जैसी संभावना, उसके बाद बहुत सारा समीकरण हुआ, तो उसका असर क्या आप देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं शिक्षकों के, छात्रों को लेकर। देखो, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़े सबक की बात है, उपचुनाव में बांकेपुर और दतिया का चुनाव भाजपा जिस तरीके से हारी है। बांकेपुर तो खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, 70,000 से जीत कर आए थे, 20,000 से हारी है भाजपा। और दतिया में जिस प्रकार के नतीजे आए और उसके बाद जिस प्रकार की प्रतिक्रिया 1,000 कार्यकर्ताओं पर हुई है, नेताओं पर किसी पर नहीं हुई है। भाजपा में एक विडंबना की स्थिति है, नेता गलत काम का जिम्मेदार नहीं है, कार्यकर्ता ही जिम्मेदार है। और अब तो बीजेपी ने एकदम सिस्टम इतना कर दिया है कि जिलाध्यक्ष और उससे नीचे के कार्यकर्ताओं को कॉर्पोरेट कंपनी की तरह नीचे कार्यक्रम दिए जाते हैं। साल भर में हर महीने में इतने काम आते हैं, उनमें उलझाए रखते हैं, उसको बाकी चीजें सोचने का अवसर ही नहीं देते हैं। आज बीजेपी का नीचे का कार्यकर्ता जमीन पर किस स्थिति में है? 13 साल से तो मोदी जी का शासन है और भजन लाल जी का 3 साल से शासन है। क्या बीजेपी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता और मतदाता संतुष्ट है? आज भारतीय जनता पार्टी में संतुष्टि के नाम पर सांसद, विधायक, मंत्री, पार्टी के बड़े पदाधिकारी और संघ के बड़े अधिकारी, ये लोग संतुष्ट हैं। संघ का स्वयंसेवक संतुष्ट नहीं है, संघ के विविध क्षेत्र के कार्यकर्ता जो काम करते हैं जिम्मेदारी लेकर वो संतुष्ट नहीं है, और भाजपा का बूथ अध्यक्ष और नीचे भाजपा का मतदाता संतुष्ट नहीं है। ये बात तो सच्चाई है, पर ये सुनने की कोई इच्छा नहीं रखता और बोलने की कोई हिम्मत नहीं रखता। उसकी सजा भाजपा को आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगी। गुटबाजी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में हाल ही में आपने देखा कि किस तरह की बयानबाजी हुई अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के, और उसके बाद उनके जो नजदीकी जो एमएलए थे या चुनाव लड़ चुके उन लोगों ने भी बयानबाजी की, आला कमान तक की बात हुई। तो और अभी बूंदी से पूर्व विधायक रही ममता शर्मा से हमारी बातचीत हुई, वहां आपस में उनका उलझना, कई और जिलों की। तो इस तरह से इसको कैसे देखते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी अभी से ही 2028 से पहले ही चेहरे के तौर पर लड़ाई शुरू हो गई है? देखो, गुटबाजी तो राजनीति का स्वभाव है, जहां परिवार में भी गुट होते हैं, एक पापा का गुट, एक मम्मी का गुट। तो पॉलिटिकल पार्टी में गुट नहीं हो तो फिर पॉलिटिकल पार्टी की सक्रियता पर तो सवाल उठेंगे। कांग्रेस बड़ी और पुरानी पार्टी है, गुटबाजी होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में क्या नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर करके गुटबाजी में खुद के गुट को प्रबल करने की कोशिश नहीं है? ठीक है, भाजपा में अनुशासन के नाम पर चुप रहने की परंपरा कुछ दिन और चलेगी ज्यादा से ज्यादा, फिर वहां भी वही स्थिति होगी जो कांग्रेस की है। राजनीति अपने मूल स्वभाव को जब लौटेगी तो पार्टी विद डिफरेंस की पोल भी खुलेगी। वहां क्या किस किस में गुटबाजी? कहा? बीजेपी में। आपको मैंने नाम लेकर बोला है, सीधी गुटबाजी है अमित शाह जी। राजस्थान में गुटबाजी का आपको और हमको सीधे तौर पर पता है कि पर्ची किसी की निकली है, नैसर्गिक और जनता के नेता कोई थे।
आज राजस्थान की राजनीति में भजनलाल जी को 3 साल मुख्यमंत्री बने हो गए, लेकिन अभी भी वो अंडर ट्रायल प्रशिक्षु मुख्यमंत्री हैं। वो पूर्ण जन समर्थन वाले, जनाधार वाले मुख्यमंत्री आज भी नहीं है। बनने की कोशिश, बनाने की कोशिश जारी है। कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से देखते हैं? जगन गुजर हत्याकांड होता है और अब एक वीडियो वायरल भी जेल में हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, सीधे तौर पर गृह मंत्री की जिम्मेदारी जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री के पास है, और मुख्यमंत्री जो है वो अपने काम से ज्यादा दिल्ली दरबार को धोख देने में व्यस्त हैं। शायद महीने में 4 बार दिल्ली जाना पड़ता है और दिल्ली के एजेंडे दिमाग में हावी रहते हैं। राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर या राजस्थान की बाकी बाकी जो समस्याएं हैं, अभी मानसून पूर्व है, जिस प्रकार का यूरिया डीएपी का प्रबंधन होना चाहिए था, किसान को उसके लिए धक्के नहीं खाने पड़ते, नहीं हुआ है। अब जबकि किसान मौके पर दुकानों पे लाइन लगाने लगा है, तो उसकी चर्चा और चिंता शुरू हुई है। पुलिस डंडे मारेगी, उनको भगा देगी, यूरिया डीएपी का कोई झगड़ा नहीं रहेगा। कुल मिलाकर प्रबंधन और जनता के सुख की व्यवस्था करने के लिए सरकार, वो जो आपने शब्द काम में लिया ना, प्रचार ज्यादा करती है, काम कम करती है। हाई सिक्योरिटी में जेल में इस तरह से चीजें हो जाना एक अपने आप में संदेह करा। देखो, भारत के हाई सिक्योरिटी जेल्स में इस प्रकार की घटनाएं और दुर्घटनाएं होती रही हैं, लेकिन सरकारें जो है वो नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेती, और उसी का कारण है इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को गृह मंत्री के नाते इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जगन गुज्जर की जेल में जो हत्या हुई, उसके बाद कोई दूसरी हत्या नहीं होगी। ये बात तो बोलते नहीं है। जांच करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं, जांच रिपोर्ट कब आएगी तब तक जनता भूल जाएगी, और ये परंपरा चलती रहती है। विडंबना की स्थिति है, यहाँ नैतिक जिम्मेदारी किसी की कुछ नहीं है। एक और सवाल है, तीसरा मोर्चे को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? हनुमान बेनीवाल अलग हैं, नरेश मीणा का एपिसोड आपने देख ही लिया, उधर जो है दक्षिण राजस्थान में राजकुमार रौत की बात होती है, रविंद्र भाटी की बात होती है, तो इस पूरे समीकरण को कैसे देखते हैं? देखो, निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की जो छल कपट की राजनीति है, दोनों एक दूसरे के विकल्प के रूप में खुद को प्रस्तुत करने की राजनीति है। और नागौर में जब हनुमान बेनीवाल की सीट पर रेवत राम डांगा, जो कि हनुमान के कार्यकर्ता थे, बाद में बीजेपी में आए और चुनाव जीत गए बाई इलेक्शन का, उसके बाद से राजस्थान में चर्चा चलने लगी है कि कांग्रेस और बीजेपी थर्ड फ्रंट को किल करने के लिए कभी भी दोनों एक हो सकती है। और वो जो खींवसर का चुनाव था वो उदाहरण था। इसलिए अब राजस्थान में जो थर्ड फ्रंट की राजनीति होगी, वो कांग्रेस और बीजेपी से सेटलमेंट करने वालों की नहीं होगी। जो कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प बनने की बात करेंगे, उनकी राजनीति होगी। रेवत राम डांगा अभी बहुत चर्चाओं में है, उसको लेकर एक आखिरी सवाल है कि किस तरह से देखते हैं, उन पर कई आरोप लगते हैं, क्या लगता है इसको लेकर? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने 40% कमीशन के समय भी जांच की बात की थी, और जांच कहां तक पहुंची, जांच की आंच कहां तक पहुंची, किसी को पता नहीं है। अब फिर ये जो बात उठी है, फिर जांच की बात होगी, जांच की आंच कहां पहुंचेगी, इसी तरीके से उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और जांच रिपोर्ट बाहर नहीं आएगा। ये परंपरा है राजनीति की। देखिए, कई मुद्दों पर खास चर्चा हुई है हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू की, और उन्होंने तमाम चीजों पर खुलकर बताया कि नरेश मीणा को जेल भेजकर कहीं ना कहीं बीजेपी के थिंक टैंक ने जो किया है, जो बताया और जेल भेजा है, वो उसकी गलती, उनकी गलती है कहीं ना कहीं। जो जिस तरीके से नरेश मीणा पिछले कुछ दिनों से लो प्रोफाइल उनकी राजनीति हो रही थी, अब अचानक से उन्हें जो है उसका फायदा उल्टा मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी कहीं ना कहीं दोनों को नुकसान राजनीतिक तौर पर आने वाले वक्त में पंचायत राज निकाय के चुनाव में हो सकते हैं। और जो घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है, कई तरह की चीजें हो रही है, उससे कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी किस तरह से इसको खेल को समझ पाएंगी। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो पंचायत राज चुनाव है बड़ी दिलचस्प हो सकते हैं। जिस तरह की राजनीति राजस्थान में हो रही है, अलग अलग तरीके की चर्चाएं, उसको लेकर कई मुद्दों पर खास चर्चा हुई, और भी तमाम चर्चाओं से हम फिर आपको वाकिफ कराते रहेंगे, फिर मिलेंगे इनसे, फिर दिखाएंगे राजस्थान की राजनीति से जुड़ी वो चर्चाएं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।